हम गर्दा उड़ाते हैं वो अलग बात है, आप गर्दा उड़ाइएगा वो अलग बात है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी इस हिसाब से पढ़िए किसी भी सब्जेक्ट को, कि उस हिसाब में आप हमसे किसी विद्यार्थी से टक्कर नहीं लीजिए, उस विद्यार्थी के मास्टर से जाकर टक्कर ले लीजिए, तब होगा कि हम पढ़े हुए हैं कुछ, न तो थोड़ा सा मजा नहीं आएगा, है ना। तो उस हिसाब से मैट्रिक में आपको टोटल क्या पढ़ना है सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। मैट्रिक में हम लोगों को 10th में कुल मिला के 5 गो सब्जेक्ट पढ़ना है, और 5 गो सब्जेक्ट में 100 नंबर का होता है, यानी कि हमारा एग्जाम होगा 500 नंबर का, यही बात ना है। और 500 नंबर लाने के लिए आपको इतना पढ़िए कि लगभग 500 के आसपास नंबर ले आइए, तो आपका पूरा बिहार में नाम होगा कि एक गरीब का बच्चा, एक मतलब छोटे परिवार से आया हुआ बच्चा, एक छोटे से समाज के छोटे से तबके से आया हुआ बच्चा एक बेहतरीन रिजल्ट करके दिया। अभी अब की बार देखें ना, लड़की लोग भी बहुत टॉप की है, लड़की लोग भी करती है, लड़का लोग क्यों नहीं करता? लड़का लोग में बहुत खराबी है। देखिए, कुछ लड़के की विचारधारा ऐसे है कि कुछ लोग मानता है पूरा हिंदू धर्म, कुछ मानेगा पूरा सुभान अल्लाह, और कुछ मानता है अम्बेडकर जी को। हालांकि मेरा बात तो अगर कोई सुन लेगा ऑनलाइन के माध्यम से तो उसको खराब भी लगेगा, लेकिन हम उसको यह बताना चाहते हैं कि हम अपना पढ़ाई को पहले प्राथमिकता देंगे, कि हम जाके बजरंग दल के रैली में दौड़ेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे। लड़की लोग कभी बजरंग दल में जाती है? नहीं जाती, वो आराम से बैठ के पढ़ती, उसका रिजल्ट आता है। लड़का लोग वो आ गया, दूसरा आ जाएगा कोनो अमित शाह लोग, योगी जी आ गए, योगी जी की रैली में चल जाएगा। हरामखोर, तुम्हारा रिजल्ट इधर है, करियर इधर है, रैली में जाने से कुछ मिलेगा? कुछ बच्चे ऐसे हैं कि मान लो चिराग पासवान आ गया, 2 दिन 4 दिन पहले से घर बैठल है कि चिराग पासवान के देखेंगे तब जाएंगे डेरा पर, तब रह के पढ़ेंगे। मान लेते हो ठीक है, आपकी इच्छा है, देखिए मिलिए, लेकिन हमेशा उसी में लगेगा तो पढ़ाई आपका कैसे होगा? लड़की से भी सब करती है? नहीं। अब सबसे अभी सेफ जोन में चल रहा है अम्बेडकर जी को मानने वाला लोग, वो लोग में अब इतना समझदारी आ गया है कि वो समझता है कि रैली में जाने से कुछ नहीं होगा, भगदड़ करेंगे कुछ नहीं होगा, हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे क्योंकि बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया उसको उपयोग करके पढ़ लेंगे तो हमारा कुछ हो सकता है। कि क्या उड़ रहा है? नहीं तो ऐसे हमारा कुछ होगा? नहीं होगा। तो बेहतर पढ़ाई करने के लिए आपको सबसे पहले मानसिकता बदलना पड़ेगा कि हमको उस तरह के फालतू काम में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना, ज्यादा से ज्यादा समय अपने कॉपी के साथ, किताब के साथ देंगे, और आपको ज्यादा नहीं, हम आपको बताते हैं डेली 8 घंटा नहीं पढ़ना है। अगर आप अभी से पढ़ते हैं तो आपके पास 1 वर्ष है पढ़ने के लिए। 1 वर्ष में आप डेली 3 घंटा पढ़िएगा ना, आपको हम बताते हैं आप टॉपर बन जाइएगा, इजीली टॉपर बनिएगा। लेकिन यह 3 घंटा पढ़ाई डेली होना चाहिए, इन के एतबार को छोड़ दे, वैसे डेली पढ़ना पड़ेगा। अब सोचिए कि आज 3 घंटा नहीं पढ़े, कल 6 घंटा बैठ जाएंगे, वैसे भी नहीं होगा। तुम कल क्या करोगे उससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन अभी से 3 घंटा पढ़ना शुरू करो, और उतना ही चीज पढ़िए जितना आपको यहाँ से हम पढ़ा के भेज देते हैं, ठीक है? तो देखिए आपको कितना फायदा हो जाएगा। अब इस 5 विषय में से आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? हिंदी, दूसरा संस्कृत भी रहता है 10th में ना, तीसरा क्या रहेगा? SST, चौथा साइंस, 5वां, यह 5 गो विषय आपको बिहार टॉपर बनवा सकता है। अगर आप में हिम्मत है तो 5 को कमांड कर लीजिए। 1 साल में 5, इंग्लिश नहीं मिलता है, इंग्लिश का वैल्यू नहीं कहिएगा तो हम पढ़वा देंगे। हमारी जो मैम आती है इंग्लिश की बहुत अच्छी खासी जानकार मैम है, तो वो पढ़ा देगी। हाँ, रूबी मैम को बोलेंगे इंग्लिश आके वो पढ़ा देगी। रूबी मैम को हम बोलेंगे कि स्पेशली आप हिंदी और संस्कृत पढ़ाइए, तो रूबी मैम बोलिए ठीक है सर, हम बच्चों को हिंदी और संस्कृत पढ़ा देंगे, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं आपको कि आप 1 साल में इसको पढ़िएगा तो इसको नहीं आएगा नंबर, एक क्या नंबर होगा? पूरा एग्जाम 100 नंबर के, 50 को तो टूका टाकी मार के बच्चा सब ले आता है। अब पढ़ा लिखल बच्चा 100 में ना 90 प्लस लाएगा, 10 को छोड़ देगा जाओ तुम, फिर शिकार का काट लो, दीर्घिकार का काट लो, 100 को में 90 वो लाइएगा, 95 वो लाइएगा। संस्कृत में भी जैसा हिंदी है वैसा संस्कृत है, बस भाषा का फर्क हो जाता है। SST में आपको घरे नहीं कहिए पढ़िएगा नहीं, बस खाली जाके फेयर कर लीजिएगा। फेयर आप कर सकते हैं ना, फेयर कर लीजिएगा।
SST आपको यहाँ से पढ़ के घर जाने के बाद दोबारा पढ़ने का मन नहीं करेगा, कहेगा वाह हमको पूरा याद है, क्योंकि SST पढ़ाएंगे हम। ठीक है, बहुत अनोखा तरीका से आपको पढ़ाएंगे SST। दूसरा, साइंस में पढ़ाएंगे आपको हम। ठीक है, फिलहाल मैथ हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम एगो मिस को बोले हैं कि आप आइए जरा समय दीजिए, तो बोले कि हमारा थोड़ा सा कंप्यूटर का ये हो जाता है खत्म, तो हम इधर आ जाते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि मिस को बुलाएंगे, इनको बुलाएंगे। अभी हम लोग कम संख्या में, तो देखने वाला भी थोड़ा सा ये होगा, ऑकवर्ड फील करेगा कि इनके पास तो कुछ है नहीं, फिर भी आती है। 2 बजे बैच में मैम आती है पढ़ाने। आपको पता है, हम बच्चा नहीं है, कम ही बच्चा आता है, लेकिन उनको हम पैसा हर महीना पेमेंट टाइम पर देते हैं। हाँ, हर महीना टाइम पर पेमेंट दे देते हैं। तो ये थोड़ा सा हम लोग को है कि हम लोग को अब थोड़ा सा अग्रेसिव मूड में आना है, बढ़िया से पढ़ना है। तो 2-4 विद्यार्थी ऐसे ही करके बढ़ जाए तो बहुत बेहतर होगा। टीचर भी आएंगी, उनको पढ़ाने में बहुत मन लगेगा, और उन लोगों का भी लेक्चर यूट्यूब पर भी हमारा लोग का रिकॉर्ड होकर चला जाएगा। ठीक है, तो इस 5 विषय में आपको 1 साल में नहीं कुछ होगा, गर्दा उड़ा देंगे मजे। जो नहीं पढ़ेगा उसको ना बुखार लगेगा मैट्रिक में, जो पढ़ के जाएगा एक बुखार उतार देगा, वहां ना उतार देगा। पानी पी लेते थोड़ा। जो पढ़ के जाएगा वो मैट्रिक का बुखार नहीं उतार देगा। आज इंटर की लड़कियां जो पास की है इतना बढ़िया नंबर से, जाइए उनसे मिलिए, कहेगी इंटर बहुत इजी था, नहीं कहेगी। सुनिए ना, आपको बताते हैं। वो लड़का है हीरालाल, सिरौली का लड़का है। जब हम 10th में यहाँ, हम बहुत दिन से पढ़ा रहे लगभग, लेकिन हम जब 12th में पढ़ा रहे थे तब छुट्टी देके चले गए थे घर। तो वो लड़का थोड़ा सा, हम लोग मतलब मिडिल में भी थोड़ा सा, लोअर मिडिल में आता है वो, माने ना हम लोग गरीब टाइप की बात करते हैं। वो लड़का चला गया बाहर कमाने, शीशा के फैक्ट्री में शीशा लगाता था दुकान में। और जब उसको पता चला कि सर जी पढ़ाएंगे, एग्जाम नजदीक आया, 3 महीना के लिए आया, वो 3 महीना में पढ़ा और तकरीबन 288 नंबर से वही मैट्रिक पास किया। और जब हम इंटर की तैयारी करवाना शुरू किए, 6 महीना लगातार वो लड़का एक दिन भी एब्सेंट नहीं किया, हम भी एक दिन भी एब्सेंट नहीं किए। पूरा हिस्ट्री वगैरह वगैरह, हम उसको क्या क्या पढ़ाए थे बताए थे। हम पढ़ाए थे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, और थोड़ा बहुत हम हिंदी पढ़ाए थे। इंग्लिश हम नहीं पढ़ाते, जो बात है स्पष्ट। 12th में इंग्लिश के लिए अलग कोचिंग पढ़ना पड़ता है। इसमें लाया था वो लड़का 89, मतलब डिक्टेशन मार्क सारा में आपको 80+ मिलेगा सारा विषय में, और इसमें आ गया खाली 44। नहीं तो वो लड़का भी 400 पार कर गया होता। इसमें सोच लीजिएगा, अगर उसको इसमें 20 नंबर मिल जाता तो 64 होता, 400 पार कर जाता, उसका गार्जियन कितना खुश होता, बहुत होता। वो लड़का एक बार भटक गया था, नेटवर्किंग जानता है ना, आदमी को जोड़ा जोड़ते वाला काम, वही में चला गया था। देखिए, आप लोग को भी हम एक ही बात करते हैं, थोड़ा सा 1% ध्यान देके पढ़िएगा ना, 99% तो हम आपको पढ़ा देंगे। 1% ध्यान आपका सिर्फ होना चाहिए पढ़ाई पर। एक पहला दिन है, एक लंबे अरसे के बाद क्लास 10th का हम लोग आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से भी, जो कि यूट्यूब पर जाएगा। इसमें हम लोग चैप्टर 1 आज हम लोग इतिहास पढ़ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इतिहास का एक चैप्टर है, यूरोप में राष्ट्रवाद। देखो बाबू, इस नंबर एग्जाम में इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्योंकि चैप्टर 1 है तो इम्पोर्टेंट है, और चैप्टर 4 भी इम्पोर्टेंट है। आगे आगे सीखिएगा। देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का मतलब होता है क्या, कि यूरोप एक ऐसा देश है, हमारे पास मैप है, वहां पे आप देख सकते हैं यूरोप। तो यूरोप एक देश है, सीधा समझिए, जैसे कि भारत एक हमारा देश है, वैसे यूरोप भी एक देश है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद, मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद कहने का मतलब है कि यूरोप अभी आजाद नहीं है। उसमें आजादी कैसे हुआ, यूरोप को आखिर किसने गुलाम बनाया। यूरोप को गुलाम बनाने का मतलब यह होता है कि जैसे कि मान लीजिए ये आपका देश है भारत, हो गया। मान लेते हैं यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है यूरोप। ठीक, भारत को गुलाम बनाने का मतलब होता है कि भारत के अंदर रह रहे लोगों को गुलाम बनाना, राइट। तो उसी तरह यूरोप के अंदर जो लोग रह रहे थे उनको वहां गुलाम बनाया गया।
तो यूरोप के लोग चाह रहे थे कि हमें इस गुलामी से बाहर निकलना है, तो उसके लिए कौन कौन सी प्रक्रिया की जाए ताकि हम यूरोप में आज़ादी की तरफ बढ़ सके। बेसिकली यहाँ पे मेन दिक्कत यह था कि यूरोप में जो बड़े बड़े जात के लोग, बड़े बड़े राजा जो हुआ करते थे, वह यूरोप की जनता को जबरदस्ती टॉर्चर करता था। जिस तरह पुराने जमाने में ब्राह्मण हुआ करता था, तो ब्राह्मण अगर कोई शूद्र किताब पढ़ रहा है, ब्राह्मण जाएगा और कड़वा तेल लेके अखिया में डाल देगा, गरम कड़वा तेल ले ससुरा, इतना कौन सजा देता है हो। ये लोग इतिहास भूल गया है, पढ़ता नहीं है कोई। दूसरी बात कि अगर मान लेते हैं कि कोई अगर बात कर रहा है, ज्ञान की बात कर रहा है, और आप चुरा के सुन लिए, कान में लोहा पिघला के डालेगा, पूरा बर्बाद कर देता है कि नहीं। तो इस टाइप का सजा देता था। लोग इतिहास भूल गया। लोग जानते हैं पहले बड़े जात के लोग गाय पोसते थे। इतिहास गवाह है, पढ़िएगा सीखिएगा। हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, इस हिसाब से बताते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लेते हैं वो बड़े जात के लोग गाय पोसे, गाय का दूध पिए, वो सब कुछ किए। वो गाय को जब मर जाएगा तो उसको दफनाने के लिए वो खोजता है स्पेशल चमार को। चमार एक जाति होता है हिंदू धर्म में। चमार जाति का काम है कि उसका खल्ला निकाल के रख लेगा और बाकी को उधर दफना देगा, है कि नहीं। तो अब तो वैसा समय नहीं रहा। इस देश में संविधान लागू हो गया, देश डेवलप हो गया। यानी कि हम कह सकते थे कि भारत में भी राष्ट्रवाद नहीं था, लेकिन धीरे धीरे भारत में भी राष्ट्रवाद आ गया। तो भारत में जो राष्ट्रवाद आया, मतलब भारत के लोग जो ऊपर आए, आजाद हुए, उससे पहले भारत के लोग को यह चीज सीखने को कहां से मिला कि हमें भी आजादी होनी चाहिए, हमें भी ये सब चीज जरूरी है। तो भारत के लोगों को इस चीज का ज्ञान यूरोप देश से मिला। कहां से मिला? क्योंकि यूरोप के लोगों पर भी ऐसा ही अत्याचार हो रहा था कि राजा यहाँ के है, जनता को कोई सुविधा नहीं। जनता सवाल करेगा, ससुरा की जेब काट लो, राजा से सवाल कर रहा है। इस टाइप की सजा देता था। कहाँ? यूरोप में। तो यूरोप में लोग गुलाम थे, लेकिन यूरोप के लोग अब क्या चाहने लगे? आजादी। तो आजादी को ही कहते हैं हम लोग एक तरह से राष्ट्रवाद। क्या कहते हैं इसको? राष्ट्रवाद कहते हैं। तो यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ाते हैं आपको। तो सबसे पहले आप एक बात ये बता दीजिए, समझ में आ रहा तुमको? रे बोलते ना तुम, उसको कभी कभी नहीं समझ। देखिए क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? चैप्टर यही है ना। हम पूछ रहे राष्ट्रवाद क्या है, कि राष्ट्रवाद हुआ है जो व्यक्ति अपने देश के प्रति भाईचारा एवं प्रेम भाव की भावना रखता है, उसे राष्ट्र कहते हैं। क्या कहता है? अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। अपने देश के प्रति प्रेम मतलब कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई कुछ भी है, लेकिन जब बात देश की आती है तो सब एक हो जाए। जब पाकिस्तान हमला किया तो सब हिंदू मुस्लिम एक हो जाएगा, सब धर्म के लोग पाकिस्तान को मार के बर्बाद कर देगा। इससे यह समझ में आता है कि जब हम एक देश में रह रहे हैं तो हमारे बीच और आपसी के बीच में क्या होना चाहिए? भाईचारा और मित्रता होना चाहिए। तो अपने लिए और अपने देश के लिए, अपने देश के लिए प्रेम हो, भाईचारा हो, एकता हो, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। लेकिन एक और वैज्ञानिक आया जिसका नाम था, वैज्ञानिक नहीं इतिहासकार, अर्नेस्ट रेनर। अर्नेस्ट रेनर ने कहा कि नहीं, ये तो बात आपका है, हम कह रहे जो सुनिए। हमारे हिसाब से राष्ट्र उसे कहते हैं जहां पे एक ही धर्म और नस्ल के लोग रहते हैं, उसे राष्ट्र कहते हैं। इसने क्या कहा? एक ही धर्म और नस्ल के लोग। अब इसके हिसाब से कि मान लेते हैं कि कोई, मान लो कि भारत देश है, अरे भाई वो देश नेपाल है, हो गया। तो नेपाल में आपको सबसे ज्यादा हिंदू मिलता है। कौन धर्म मिलता है? तो अर्नेस्ट रेनन कहता है कि हमको ऐसा देश हम उसे कहेंगे ना जहां पे 10 रंग का धर्म नहीं हो, 10 रंग की जातियां नहीं हो, एक ही रंग के धर्म हुआ, एक ही जाति के लोग हो, उसे देश कहते हैं। किसने कहा? अर्नेस्ट रेनर ने कहा। क्या कहा? कि जहां पे एक ही धर्म के लोग हो और एक ही जाति के लोग हो, उसे देश कहते हैं। तो अधिकांश नेपाल में हिंदुए रहता है।
समझे। लेकिन अब आइए अपना यहाँ, अपना क्या भारत एक देश है? तो कहते नहीं, ये गलती बोला ना, इसके हिसाब से तो गलत है, इसके हिसाब से बात सही है। अपने देश के प्रति प्रेम का भावना रखे तो आप राष्ट्रवादी इंसान है। अब आलतू फालतू चीज के प्रति प्रेम का भावना रखिएगा तो फिर तो आप लफुआ हो जाइएगा, नहीं रहेगा। तो अर्नेस्ट रेनन क्या कहा? तो अर्नेस्ट रेनन के हिसाब से एक धर्म के लोग क्या कहलाते हैं? देश। लेकिन भारत में कई धर्म के लोग रहते हैं, जाति के लोग रहते हैं, फिर भी भारत एक देश है कि नहीं? तो एक तरह से हम कह सकते हैं किसका कथन उतना सही नहीं है, लेकिन कह दिया है, पगला था कह दिया। आगे बढ़े, आगे बढ़े। बताइए, राष्ट्रवाद में यही सब चीज पढ़ना रहता है आप लोगों को, ज्यादा कुछ है नहीं। अब देखते हैं क्या है। स्टेट जनरल 1789 में, याद रखिएगा यह हिस्ट्री बहुत काम आने वाला है, क्योंकि 1789 में एक क्रांति हुई थी जिसका नाम था फ्रांस की क्रांति। 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, उसी समय के दौरान लोगों का एक समूह इकट्ठा किया गया, जिस लोगों को यह बताया गया कि आप लोग अपनी राष्ट्रवाद के, अपनी स्वतंत्रता को कैसे पाना चाहते हैं। तो स्टेट जनरल एक ऐसा चीज था जिसमें लोगों का समूह था, और इसकी स्थापना 1789 में हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी, इसका नाम क्या था? स्टेट जनरल। लेकिन आगे चल के इसका नाम क्या हो गया? नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली, असेंबली मतलब होता है लोगों को बैठने वाला सभा। तो इसमें क्या था? अगर आप जाइएगा, कहिए कि हमको मोदी जी ये चाहिए, तो मोदी जी दे तो ना, करोड़ों की संख्या में लोग जाता है तब मोदी जी सुनते हैं, है कि नहीं? तो उस हिसाब से अगर आप फ्रांस के लोग हैं, आप चाहते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना हो, तो आप अकेले जाइए कौन राजा के सामने, जीव काट देगा आपको। इसलिए आपको क्या करना है? बहुत सारे लोगों को मिला के ग्रुप बनाना है। तो बहुत सारे लोगों को मिला के ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा था स्टेट जनरल, और यह ग्रुप बनाया कब? 1789 में। और इसी का नाम बदल के बाद में क्या रख दिया गया? नेशनल असेंबली। इसके अलावा एक और चीज था, वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन 1815 इसके साथ लिख देते हैं, याद रहेगा। आपसे एग्जाम में पूछ दिया कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में। 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था। वियना सम्मेलन में क्या हुआ था कि यूरोप के लोग, जो राजदूत वहां का हुआ कर, राजदूत समझते हैं? जैसे कि हम राजा हुए तो मेरा राजदूत हो गया। हम तुमको बोले कि मैं जो चिट्ठी लिख रहा हूं वो जाके फलाने राजा को दिया हो, जो घोड़ा पर बैठ के जाएगा उसको दे देगा, चाहे वो हमारा दुश्मन राजा भी क्यों ना हो, वह हमारे राजदूत पर एक हाथ भी नहीं उठा सकता है। राजदूत की इतनी पावर होती है। तो यूरोप में राजा के खिलाफ वहां के राजदूत भी हो गए। क्यों? क्योंकि राजा बहुत खतरनाक काम करता था।